हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान, आइए देखते हैं इस पर आधारित 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आने वाले जेएसएससी एवं जेपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, झारखंड राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्यों की निर्धारित संख्या कितनी है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 14, 6, 20 या 8। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है 6। झारखंड से राज्यसभा हेतु जो निर्धारित सदस्यों की संख्या है यह है 6। दोस्तों झारखंड से 14 लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित है और 6 राज्यसभा, यानी कि कुल सांसदों की संख्या जो है वो 20 निर्धारित की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, दूधपानी हजारीबाग, बेनूसागर सिंहभूम, इसको हजारीबाग और चैनपुर गुमला। दोस्तों इसका सही उत्तर है बेनूसागर सिंहभूम। बेनूसागर से दोस्तों जो कि सिंहभूम में है, यहाँ से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर है बेनूसागर सिंहभूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किन्होंने दिया था? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह और बिरसा मुंडा। दोस्तों इसका सही उत्तर है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो ने दोस्तों चुआर विद्रोह के समय इस समय इन्होंने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। तो दोस्तों अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किन्होंने दिया था? तो ये दिया था रघुनाथ महतो ने। अगला क्वेश्चन आता है, भगीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, भागलपुर, गोड्डा, दुमका या खूंटी। दोस्तों भगीरथ मांझी जो है ये खरवार आंदोलन के नेतृत्व इन्होंने किया था। खरवार आंदोलन, इन चीज़ों को आपको दोस्तों ध्यान रखना है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता था भगीरथ मांझी। और दोस्तों इनका जन्म जो है ये तलडीहा गांव में हुआ था जो कि गोड्डा में है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है इसका सही उत्तर जो है ये है गोड्डा। तो भगीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोड्डा के तलडीहा गांव में। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? विकल्प हम लोग देखते हैं, 1935, 1938, 1939 या 1950। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था दोस्तों, और ये किया गया था वर्ष 1939 में। तो इसका सही उत्तर है 1939। अगला प्रश्न आता है, मुंडा शासन व्यवस्था में परहा पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, हाथू मुंडा, मानकी, पढ़ा राजा या परगनित। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? तो मुंडा शासन व्यवस्था कहलाती है। और दोस्तों इसमें जो गांव का प्रधान होता है ये मुंडा होता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में दोस्तों पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है इन्हें पढ़ा राजा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ विकल्प है इसमें से ऑप्शन सी पढ़ा राजा जो ये है ये सही उत्तर है। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा जो है ये पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च पदधारी भी होता है, सर्वोच्च अधिकारी भी होता है और इसका प्रमुख भी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पदधारी क्या कहलाता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, मानकी और परगनित। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें सर्वोच्च पदाधिकारी जो होते हैं, सर्वोच्च पदधारी, वो पढ़ा राजा होते हैं।
यहाँ पर दोस्तों परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें जो सर्वोच्च पदधारी होते हैं ये होते हैं परहा दीवान। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से ऑप्शन बी परहा दीवान जो है ये सही उत्तर है। परहा पंचायत शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पदधारी क्या कहलाता है? तो ये परहा दीवान कहलाता है। और इसी में दोस्तों परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा का प्रधान कौन होता है? तो ये परहा राजा होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी कौन होता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। महतो, माझी, जोग माझी या डाकुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर है डाकुआ। डाकुआ जो है दोस्तों ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी होता है। दोस्तों मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। और दोस्तों इसमें मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है। ये मुंडा जो होते हैं वो गांव का प्रधान, तो गांव का प्रधान मुंडा होते हैं और उनका जो सहयोगी होता है वो कौन होता है? तो डाकुआ होता है। अगला प्रश्न आता है दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। गंगा, सोन, हुगली या ब्रह्मपुत्र। दोस्तों दामोदर नदी के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो टोरी में है, लातेहार। लातेहार में है, टोरी में, टोरी लातेहार में इसका उद्गम स्थल है। और ये जो है ये नदी जो है दोस्तों ये बहते हुए पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है ये 592 किलोमीटर है, जिसमें से 290 किलोमीटर जो है ये झारखंड में है। 290 किलोमीटर झारखंड में बहती है और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी जो है ये बहती है बंगाल में। अब दोस्तों ये नदी जो है कहाँ पर जाकर मिल जाती है? अभी मैंने बताया कि ये कोलकाता के पास हुगली में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका उत्तर होगा हुगली नदी में। दोस्तों दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों इस तरह से प्रश्न आता है कि किस नदी को देव नदी या बंगाल के शोक के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दामोदर नदी। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है कि किस नदी में जाकर मिलती है, यानी कि किसकी सहायक नदी है, तो इसका उत्तर है हुगली नदी में जाकर मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? तो कोलकाता के नज़दीक मिलती है। कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है। झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर। अगला प्रश्न आता है हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। 322 फीट, 309 फीट, 408 फीट या 228 फीट। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये सेकेंड नंबर में आता है पूरे झारखंड में। और रांची की अगर हम बात करें, ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है और रांची में ये टॉप में आता है, यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है रांची का। दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? जो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 322 फीट। हुंडरू जलप्रपात की जो कुल ऊंचाई है वो है 322 फीट। मीटर में जो है 98 मीटर, 98 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न आता है कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी अधिकता से पाई जाती है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों झारखंड के राजमहल क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप जान रहे होंगे दोस्तों कि झारखंड के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी अधिकता से पाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी अधिकता से पाई जाती है, तो आपको जो है इसमें उत्तर करना है काली मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न आता है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। रामगढ़, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग। दोस्तों पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है ये स्थित है रामगढ़ जिले में।
पतरातू जो है ये रामगढ़ में है, तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि ये रामगढ़ में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1973 में हुई थी। तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है रामगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 1975, 1976, 1977 या 1978। दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ष 1978। वर्ष 1978 में तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है दोस्तों। और ये वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये धनबाद में है, धनबाद जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? यानी कि ये जो CNT एक्ट 1908 है, CNT 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, 1908 ईस्वी में ये अधिनियमित हुआ था। तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं, यानी कि ये कुल कितने अध्याय में विभाजित है, यह प्रश्न। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या विकल्प है? 17, 19, 21 या 23। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है 19। दोस्तों CNT एक्ट जो है ये कुल 19 अध्यायों में विभाजित किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है 19। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वर्ष 1873 ईस्वी में प्रकाशित संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1873 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ विकल्प एक बार देख लेते हैं। ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है यह है ए ग्रामर टू द संथाली लैंग्वेज। ए ग्रामर टू द संथाली लैंग्वेज ये जो है संथाली भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक है, और ये दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी वर्ष 1873 ईस्वी में। इसके जो लेखक थे दोस्तों ये थे L.O. स्क्रैप्सरूड। L.O. स्क्रैप्सरूड ने जो है इस पुस्तक को लिखा था, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। अगला प्रश्न आता है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं, धनबाद, बोकारो, रांची या हजारीबाग। दोस्तों इसका सही उत्तर है हजारीबाग। हजारीबाग जिले में दोस्तों शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है ये स्थित है। दोस्तों शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है ये कब हुई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2019 में। और दोस्तों ये जो है एफिलिएशन इसको मिला हुआ है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, JSLPS का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, झारखंड स्टेट लीगल प्रोसेसिंग सोसाइटी, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी या झारखंड स्टेट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शंस जो है ये 4 दिए हुए हैं। JSLPS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर दिए हुए विकल्प में, इसका उत्तर है झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। दोस्तों JSLPS जो है ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी है, और इसी के तहत इस JSLPS के तहत राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है JSLPS का विस्तृत रूप आप समझ लेंगे कि झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ये इसका विस्तृत रूप है, और ये ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये कार्य करता है। और दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना, इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य का ये नोडल एजेंसी भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा स्थान छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, रांची, नेतरहाट, हजारीबाग या देहरादून। दोस्तों इसमें सही उत्तर जो है यह है नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका सही उत्तर होगा नेतरहाट। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 20वां प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, झरिया,
कर्णपूरा, जादूगोड़ा या नामकुम। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है यह है झरिया। झरिया जो कोयला खान है दोस्तों, ये उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो झरिया झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान है। यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड भर में। और अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं दोस्तों, एरिया वाइज, तो ये एरिया के अनुसार से जो है सबसे बड़ा कोयला खान जो है ये कर्णपुरा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा झरिया। तो दोस्तों ये था झारखंड सामान्यीकरण पर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे इस वीडियो सीरीज के पूर्व के वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूर्व के सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के आने वाले सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।